नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं, आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा षट्पंचाशिका पर चल रही है और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से षट्पंचाशिका के सिद्धांतों को, षट्पंचाशिका के नियमों को, षट्पंचाशिका के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिष वेत्ता हैं और प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आप 100% सत्य रूप में देना चाहते हैं, तो आप स्वयं जानते हैं कि षट्पंचाशिका के सिद्धांत, षट्पंचाशिका के नियम, षट्पंचाशिका के सूत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो दर्शकों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से षट्पंचाशिका के सिद्धांतों को, षट्पंचाशिका के सूत्रों को आप सभी प्रबुद्ध जनों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करता हूं। अगर आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को मेरा प्रयास समुचित लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों ने चर्चा करी कि अगर प्रश्नकर्ता आपके समक्ष नष्ट वस्तु की प्राप्ति का प्रश्न लेकर के आपके पास में आता है, तो आपने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस प्रकार से विचार करना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए षट्पंचाशिका के शास्त्रकार ने कहा, पृथु यशसा ने षट्पंचाशिका के पंचम श्लोक में लिखा कि होरास्तः पूर्ण तनु सांकः जीवेन दृष्टो यदि वासितेन। जिस समय प्रश्नकर्ता आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, उस समय यदि लग्न पर चंद्रमा विराजमान है और लग्न पर विराजमान चंद्रमा के ऊपर दैत्यराज शुक्र अथवा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से नष्ट वस्तु की प्राप्ति जाननी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो नष्ट वस्तु की प्राप्ति में विलंब जानना चाहिए अथवा नष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व मनुस्मृति के एक श्लोक की हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात आज के इस महत्वपूर्ण विषय को हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे। मनुस्मृति में मनु भगवान ने कहा कि नोच्छिष्टम कशुचित् दद्यात् नाद्या चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न उच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत्। मनु भगवान कहते हैं कि अपना उच्छिष्ट भोजन किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति, वर्तमान की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर आप शादी विवाह वगैरह में जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को उच्छिष्ट भोजन खिलाते हैं और इसके पीछे, इस क्रिया के पीछे उनका तर्क रहता है कि अगर हम एक दूसरे को उच्छिष्ट भोजन खिला रहे हैं तो इससे प्रेम बढ़ता है। यह मानसिकता, यह विचारधारा उनके अंतःकरण में कैसे प्रविष्ट हुई, किन लोगों ने आजकल वर्तमान युवा वर्ग के अंतःकरण में इस प्रकार की विचारधारा को पोषित किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर युवा वर्ग के समक्ष शास्त्रों के विधि निषेध सिद्धांत नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक बात यह भी है कि जो लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सबसे विशिष्ट बात मुझे लगती है कि जो लोग शास्त्रों के माध्यम से अपना घर चला रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जिनकी रोटी बन रही है, ऐसे लोग भी शास्त्रों के विधि निषेध सिद्धांत नहीं मानते हैं। जहां इनके ऊपर किसी ने शास्त्रों के विधि निषेध सिद्धांत थोपे तो वहां इनको लगता है कि हमारे लिए अनुचित हो रहा है। लोगों ने कहा कि स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए, तो स्त्रियों ने इस विषय को नहीं माना। चलो इन्होंने कथा करी तो लोगों ने कहा कि भैया जब मासिक धर्म हो रहा है उस समय तो आपको कथा नहीं करनी चाहिए, तो इस पर भी लोगों ने तर्क दिया। बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जीवी लोग हैं, उन्होंने तर्क दिया कि जो भैया मासिक स्राव होता है ये तो अत्यंत पवित्र है। जब ऐसे कुत्सित मानसिकता, ऐसे कुत्सित विचारधारा के लोग युवा वर्ग के अंतःकरण में उनको दिग्भ्रमित करने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही शास्त्रों के जो विधि निषेध सिद्धांत है इनका संरक्षण मुश्किल से ही हो पाएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। षट्पंचाशिका की महत्वपूर्ण चर्चा को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। षट्पंचाशिका के छठे श्लोक में पृथु यशसा लिखते हैं, स्वांसे विलग्ने यदि वा त्रिकोणे स्वांसे स्तः पश्यति धातु चिंताम परांश कश्यश्च करोति जीवम मूलम परांशोपगतः परांशम। षट्पंचाशिका के छठे श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। षट्पंचाशिका के छठे श्लोक में पृथु यशसा ने लिखा कि अगर प्रश्नकर्ता आपके समक्ष आ रहा है, यह मूक प्रश्न का विचार किस प्रकार से किया जाता है। प्रश्नकर्ता आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही आपने इस विषय को जाना है कि प्रश्नकर्ता का वर्तमान में किस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को लेकर के प्रश्नकर्ता वर्तमान पर यहाँ समुपस्थित है। तो इसके लिए
षट्पंचाशिका के छठे श्लोक में यह सिद्धांत स्पष्ट किया। प्रश्न कुंडली का निर्माण करने के पश्चात आपने देखा कि नवमांश पर कोई ग्रह विराजमान है और उस ग्रह की दृष्टि लग्न, पंचम अथवा नवम पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से जान लेना है कि प्रश्नकर्ता इस समय आपसे जीव संबंधी प्रश्न धातु संबंधी प्रश्न पूछने वाला है। और धातु में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस विषय को भी मैं आपके समक्ष स्पष्ट करूंगा। अगर स्थिति इसके विपरीत है, लग्न पर नवमांश कोई ग्रह अपने नवमांश पर बैठा तो नहीं है, किसी दूसरे नवमांश पर बैठ गया है और ऐसे ग्रह की दृष्टि लग्न, पंचम अथवा नवम पर पड़ रही है, तब प्रश्नकर्ता का जीव संबंधी प्रश्न जानना चाहिए। अब जीव क्या है, इस विषय को भी मैं आपके समक्ष स्पष्ट करूंगा। तीसरी स्थिति बताई, अगर जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में कोई ग्रह अपने नवमांश का भी है और अपने उच्च नवमांश का होकर के उस ग्रह की दृष्टि लग्न, पंचम अथवा नवम पर पड़ रही है, तब ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता का मूल संबंधी प्रश्न जानना चाहिए। इस प्रकार से मूक संबंधी प्रश्नों का विचार किस प्रकार से किया जाता है, यह सिद्धांत पृथ्वीयशसा ने स्पष्ट किया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जीव संबंधी प्रश्न क्या है, धातु संबंधी क्या है, मूल संबंधी क्या है। धातु के अंतर्गत मिट्टी, पत्थर, रत्न, कांच, खनिज, भूमि, भवन, प्लॉट, दुकान, कार संबंधी प्रश्न आते हैं। आपको स्क्रीन के माध्यम से भी ये सारी वस्तुएं दिख रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी इस विषय का ले सकते हैं। धातु के अंतर्गत क्या क्या आ गए, तो मिट्टी आ गई, पत्थर आ गए, रत्न, कांच वगैरह आ गए, सुवर्ण के बने हुए पदार्थ आ गए, मृत्तिका से बने हुए पदार्थ आ गए। अब जीव के अंतर्गत क्या क्या आ गए, तो अपद, द्विपद, चतुष्पद और बहुपद, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य वगैरह सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे जीव के अंतर्गत। और मूल के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो वृक्ष, वनस्पतियां, झाड़ी, जड़ी बूटियां, ये सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आएंगी, तो यह सारी वस्तुएं मूल के अंतर्गत आएंगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से, आज के श्लोक के माध्यम से मूक प्रश्न का विचार किस प्रकार से किया जाता है, धातु, जीव और मूल, इन विषयों को समझ करके आपने प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अगर इन सारे विषयों को समझ करके आप प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तब निश्चित ही आपका प्रश्न, आपके द्वारा दिया गया फलादेश 100% सत्य रूप में परिणत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए